हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको लाइव ज्ञान। हम ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज में ईएनटी के डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हम साइनसाइटिस के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने उसके मैनेजमेंट के बारे में देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेरिंजाइटिस। ओके, लेरिंजाइटिस मतलब कि लेरिंग्स से कुछ रिलेटेड चीज पढ़ेंगे आज अपन। लेरिंग्स क्या होता है? लेरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। ये कहाँ होता है? ये मैंने फेस और नेक का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं जो ये जो एरिया है यहाँ पर एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। एपिग्लोटिस, और समझ में आ रहा है? कुछ याद आया इसके एनाटॉमी? वहाँ पर जो विंड पाइप जो होती है वो वोकल कॉर्ड जो है उससे रिलेटेड होता है। एक विंड पाइप होती है और एक फूड पाइप होती है। आपको ये पता है ना? यहाँ ये विंड पाइप, फूड पाइप इसोफेगस में हो जाती है आगे, और जो विंड पाइप है वो लंग्स के अंदर आगे चली जाती है। तो फ्रेंड्स, वोकल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो इसके लिए। अब हम लेरिंजाइटिस पढ़ने से पहले हम वोकल कॉर्ड्स या फिर लेरिंग्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे। लेरिंग्स जो है वो एक कैसी स्ट्रक्चर है? मैं यहाँ लिखता हूँ। लेरिंग्स क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? ट्रेकिया के एंट्रेंस के ऊपर, मतलब जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होता है उसकी जो एंट्री है उसको ही हम लेरिंग्स कहते हैं। किसकी? जो ट्रेकिया है या फिर जिसको हम साउंड पाइप कहते हैं, उसकी जो एंट्री है या फिर उसका जो एंट्रेंस है क्या कहलाता है? लेरिंग्स कहलाता है। लेरिंग्स कहलाता है। मेनली आप याद कीजिए, लेरिंग्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेन फंक्शंस होते हैं मेनली, जिसमें हम 3-4 फंक्शन देखेंगे। पहला क्या होता है कि ये एक तो ऑक्सीजन या फिर कह सकता हूँ कि गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। गैस को इनटेक करता है और इसके ही थ्रू क्या है, गैस आउट होती है। मतलब O2 का या ऑक्सीजन का क्या करता है, ये ट्रेकिया के अंदर ब्रीदिंग के दौरान इनटेक करता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेते टाइम ऑक्सीजन को ये क्या करता है? इनटेक करने का काम भी करता है। दूसरा क्या है इसका फंक्शन? ये एक वोल्व की तरह भी फंक्शन करता है। वोल्व मतलब एक, अपन कह सकते हैं, वोल्व क्या होता है? वाल्व होता है, समझ रहे हो ना? उस वोल्व की तरह काम करता है, जो कि कब करेगा ये वोल्व की तरह काम? जब हम कोई भी फूड जो है, फूड अगर अपन एंटर करते हैं, फूड खाते हैं, तो क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस जो है, जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, उनके ऊपर ये वोल्व की तरह काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये ट्रेकिया को कवर कर लेता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप को कवर कर लेता है। तो ये एक वोल्व की तरह भी काम करता है। इसके अंदर दूसरा क्या है, ये इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें, इसमें क्या है, कुछ मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें कुछ मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि, जिनके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, और उन वाइब्रेशन की वजह से हम जो बोल पा रहे हैं, जो आप मेरी आवाज़ जो सुन पा रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? इन वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस हो पा रही है। और ये साउंड प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है? वाइब्रेशन किसकी वजह से हो पा रहे हैं? जो कि मेम्ब्रेन है लेरिंग्स की मेम्ब्रेन है, जिसको हम वोकल कॉर्ड कह रहे हैं, वो हवा के या एयर के कांटेक्ट में आने से, एयर जब पास होती है तो वो वाइब्रेट करती है, और जिसके माध्यम से साउंड जो है वो, या वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। आया समझ? अब मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेरिंजाइटिस, ठीक है? तो लेरिंजाइटिस में क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? इन्फ्लामेटरी उस कंडीशन उसके अंदर जनरेट हो जाती है। तो हम इसको आगे डिटेल में अब देखेंगे। अब मैंने बताया
तो ये तो इसका अपने जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसका डेफिनेशन किस तरह से हम कह सकते हैं, डेफिनेशन तो लेरिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ, मैंने आपको बताया किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन, किसकी, लेरिंग्स की, बिल्कुल आ रहा है समझ। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स। मतलब ये हुआ कि जो लेरिंग्स है उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनती है तो वो क्या कहलाता है, लेरिंजाइटिस। याद कीजिए साथ साथ में, लेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, लेरिंजाइटिस कहलाता है। लेरिंग्स एक्चुअल में क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेकिया के एंट्रेंस पर पाई जाती है, जिसका मेन फंक्शन क्या रहता है, साउंड या फिर वॉइस को प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस होती है, लेरिंग्स के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि एयर के पासेस के टाइम वाइब्रेट करती है और वॉइस का प्रोडक्शन करती है। जब लेरिंजाइटिस की कंडीशन बनती है तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस वजह से उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेरिंजाइटिस कहते हैं। अब इसमें भी हम टाइप देखेंगे इसके, जैसे कि हम हर डिजीज में पढ़ रहे हैं, इसके भी दो टाइप हैं, उन्हीं के प्रकार, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब शॉर्ट अकरिंग एंड क्रोनिक मतलब लॉन्ग अकरिंग। मतलब एक्यूट का अगर सीधी सी सिंपल भाषा में समझे तो छोटे टाइम के लिए कम सीवियरिटी वाली, और क्रोनिक मतलब लॉन्ग सीवियरिटी या फिर हायर सीवियरिटी वाली। तो टाइप इसके कितने हो गए, एक्यूट एंड क्रोनिक। शॉर्ट टाइम मतलब कम टाइम, और ये फॉर लॉन्गर टाइम। आ रहा है समझ। ये तो हो गए इसके टाइप्स के बारे में बात। अब हम देखते हैं इसके कोज के बारे में। तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें हम थोड़ा सा इसका ये लीजिए बढ़ा देते हैं ब्राइटनेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी या फिर कोज के बारे में। बहुत ही अच्छा और मेनली डेली रूटीन के अंदर देखी जाने वाली ये डिजीज़ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है अपने लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रियल लाइफ या फिर डेली लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाली डिजीज़ है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में यहाँ पर आई लिंक भी कई बार मैं दे देता हूँ, तो आप आई लिंक को प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि चेक कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट जो है वो अपडेट करके डालता हूँ, तो आप इसके जो प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो आप उस प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम ईएनटी के डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम देख रहे हैं लेरिंजाइटिस के बारे में, और अब हम देखेंगे लेरिंजाइटिस के कोज या फिर ईटियोलॉजी। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में हम ये पढ़ रहे हैं ताकि हमें इजीली ये याद भी हो जाए, और ज़्यादा इसके लिए हमें मगब भी नहीं करना पड़े। तो कोजेज इसके क्या हैं, मैंने आपको बताया मेनली इन्फेक्शन, पैथोजेनिक इन्फेक्शन जो है वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैथोजेनिक में क्या क्या आ सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहले हमें पता है, और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो भी जितने भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनमें जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, उस बैक्टीरिया का क्या नाम बताया था मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस। बिल्कुल, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकाई भी होता है, अपन अभी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद में मैंने आपको बताया था वायरस। वायरस में भी मैंने आपको बताया था कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर रहीनो वायरस। अब बताइए आप, रीनो वायरस किस में पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल याद कर रहे होंगे आप, राइनाइटिस में हमने देखा था रीनो वायरस के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या कोज करता है, राइनो वायरस, राइनाइटिस। आ रहा है समझ। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इन्वायरमेंटल चेंज। मतलब कहते हैं ना, जब गर्मी से सर्दी आती है या फिर सर्दी से गर्मी आती है,
जब भी ये ऋतु परिवर्तन होता है, जब भी इन्वायरमेंटल चेंज कुछ होते हैं, या फिर अपन कहीं भी एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे अगर अपन गए तो वहाँ पर कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो उसको उस वजह से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से भी ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। आ रहा है समझ? बैक्टीरियल, वायरल, इन्वायरमेंटल चेंज। और इसमें ये जो है हमने कॉम्प्लिकेशन में भी देखा था, साइनसाइटिस जो थी हमने पढ़ी थी, उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी ये हो सकती है। अगर साइनोसाइटिस जो है अगर अनट्रीटेड रखा जाए तो भी लेरिंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी। इसमें एक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी हम देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल चेंज में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अगर हो रहा है बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की कंडीशन अगर है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अगर इंक्रीज है काफ़ी अमाउंट में, तो भी लेरिंजाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। एक हम इसमें देखते हैं, अगर अपन लॉन्ग टाइम तक अगर लंबे टाइम तक अगर लार्ज हायर पिच पे बोलते हैं, हायर पिच का इन द सेंस अगर अपन जोर जोर से बोलते हैं लंबे टाइम तक, तो भी वहाँ पर लार्ज साउंड फॉर लॉन्गर टाइम, लार्ज साउंड फॉर लॉन्गर टाइम, ऊंची आवाज में लंबे समय तक अगर बोलते हैं, जैसे कि कई टीचर्स बोलते हैं गला खराब हो गया ज़्यादा देर पढ़ाने से, तो वो वही दिक्कत है। मतलब जब लंबे टाइम तक कोई अगर बोलता है, लंबे टाइम तक अगर स्पीकिंग है, कोई स्पीकर है, लॉन्ग स्पीकर है, तो उसको भी जो है लेरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती है। ओके, तो ये हमने देखे इसके कॉजेज़ के बारे में। मेनली क्या था, पैथोजेनिक कॉज, जिसमें हमने बैक्टीरिया पढ़ा, वायरस देखा, फिर एनवायरमेंटल चेंज, स्मोक, डस्ट यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन, फिर हमने देखा क्रोनिक साइनाइटिस की वजह से या जो साइनोसाइटिस है उसके एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी ये जो लेरिंजाइटिस है वो हो सकता है। तो आया समझ में आपके? अब हम देखते हैं इस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अभी हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि हर डिजीज़ का जो मैनेजमेंट है वो हम अलग वीडियो में देखते हैं, तो इसका भी हम जो मैनेजमेंट है वो अलग वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम क्या देखेंगे कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये हमारा बहुत ही मोस्ट कॉमन लाइन है जो कि हम पैथोलॉजी के अंदर लिखते हैं। तो ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर हुआ, आ रहा है समझ? कौन सा बैक्टीरिया होगा? मेनली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई जो है मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस या फिर कोई भी बैक्टीरियल, कोई भी वायरल, कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो क्या होगा, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्यों एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुई? क्योंकि फॉरेन पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर हुए। अब बॉडी के अंदर एंटर हुए फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन, तो क्या होगा, बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उस पैथोजन के साथ में जो कि एक एंटीजन, अच्छा एंटीजन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया, कोई वायरस बॉडी में एंटर करता है तो उसको हम पैथोजन कहते हैं या एंटीजन कहते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी बनी, ये क्या करेगी, उस एंटीजन के साथ में रिएक्शन करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का अक्रेंस होगी। वहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी और उसके बाद में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा। अब वही बात, अब ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, लेरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो जब ये होता है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जब भी, तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ क्या रिलीज करती है,
केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? केमिकल मेडिएटर्स। केमिकल मेडिएटर मैंने आपको कल बताए थे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये आपको मैंने फिर वही बात कल की क्लास में हमने देखा था, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, पेन और इन्फ्लामेशन के लिए। आ रहा है समझ? ये जो केमिकल मेडिएटर्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पेन और इन्फ्लामेशन के लिए। अब ये क्या होगा, ये रिलीज होंगे तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी और ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से वहाँ पे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और म्यूकस रिलीज वहाँ पर बढ़ जाता है। ऐसा होने से हिस्टामिन क्या करता है? परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन और इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करता है। तो हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन भी हो जाएगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और म्यूकस प्रोडक्शन जब होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा या एडिमेंटस की कंडीशन बनने लग जाएगी। किसमें? लेरिंग्स के अंदर। तो लेरिंग्स के अंदर क्या बनने लग जाएगी? एडिमा। एडिमा का मतलब होता है एक पस, बस इसको हम पस बोल सकते हैं। म्यूकस सीक्रेट होने लग गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, लेरिंग्स के अंदर पस की फॉर्मेशन हो गई और वहाँ पे पस एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अब क्या होगा, अगर वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक अगर पस एक्यूमुलेट हो रहा है, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज हो रहा है, तो ये सब फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? हमारे एबनॉर्मल वॉइस की वजह के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एबनॉर्मल वॉइस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। कौन से? म्यूकस का सीक्रेट होना, इन्फ्लामेशन होना, पेन होना, ये सब चीज़ें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? एबनॉर्मल वॉइस के लिए। एंड फाइनली दिस लीड्स टू लेरिंजाइटिस। आ रहा है समझ में? इससे क्या हो जाएगा, लास्ट में लेरिंजाइटिस की कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो बिल्कुल मतलब बहुत ही इजी पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी है इसमें। सबसे पहले हमने देखा क्या होगा कि एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर हुए, उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो है उसने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन को पकड़ लेगी। कहाँ पकड़ेगी? लेरिंग्स के अंदर, और उसके साथ में द्वंद्व युद्ध करना स्टार्ट कर देगी। उस युद्ध की वजह से क्या होगा कि कुछ परिणाम स्वरूप वहाँ पर हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होगा। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन हमने बर्न में भी पढ़ा था, हिस्टामिन परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, हिस्टामिन म्यूकस के रिलीज को इंक्रीज कर देता है, इसलिए वहां पर म्यूकस का सिक्रेशन होगा और कुछ केमिकल मेडिएटर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज होंगे। वो फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? पेन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हमारे पास कई चीजें आ गई। एक तो म्यूकस बढ़ गया, अगर म्यूकस बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, एडिमा या फिर पस फॉर्मेशन होने लग जाएगा। कहां पर हो रहा है ये सब चीज? ये युद्ध कहां चल रहा है? युद्ध का स्थान क्या है? हमारी बॉडी का लैरिंग्स जो है वहां। अब प्रोस्टाग्लैंडिन भी सीक्रेट हुआ था, उसकी वजह से क्या होगा, पेन और इन्फ्लामेशन वहां पर रिलीज होने लग जाएगा। तो म्यूकस, पेन और वहां पर इन्फ्लामेशन जो हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो वॉइस है, जो भी क्लाइंट की जो वॉइस है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। और एबनॉर्मल वॉइस और ये सब फैक्टर्स जो हैं, पेन, इन्फ्लामेशन, एबनॉर्मल वॉइस, इन चीज़ को कलेक्टिवली हम क्या कह देंगे लास्ट में, लेरिंजाइटिस की कंडीशन कह देंगे। तो आइए आपके समझ में पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल, साधारण और सुंदर अक्षरों में बताई गई पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई इसमें सजेशन है आपके, कोई सुझाव हैं, कुछ अच्छी तरह से बताया जा सकता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। आप हमें बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, कुछ अपने फीडबैक दीजिए, वैल्यूएबल है आपकी फीडबैक हमारे लिए, और मैं उन पर बिल्कुल कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो हमने ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेरिंजाइटिस देखी। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन सिम्टम। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो सकता है इसमें, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब कि थ्रोट के अंदर अल्सर्स फॉर्मेशन हो सकते हैं, मतलब गले में दर्द हो सकता है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं पेन हो सकता है, ठीक है।
पेन हो सकता है, वोकल कॉर्ड्स के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, स्वेलिंग की भी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ड्राई कफ देखने को मिल सकता है, ड्राई कफ। कई बार आप देखिएगा, आप जब भी ज़्यादा बोलते हैं लंबे समय तक ऊंची आवाज़ में, कई बार तो क्या होता है कि ऐसे ऐसी इस तरह की कुछ फीलिंग आती है, जो मैंने अभी करके दिखाया ना, कुछ इस तरह का वहाँ पे महसूस होता है, उसको क्या कहते हैं, ड्राई कफ कहते हैं। ड्राई कफ होगा, प्यास लगने लग मतलब ऐसे प्यासा सा महसूस होगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। होर्सनेसनेस का मतलब होता है आवाज़ के अंदर भारीपन जो है वो भी दिखने लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आवाज़ भी कुछ भारी होने लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं हारोसनेस। क्या कहते हैं, HOAR, हारोसनेस, ठीक है, ये लो जी, ठीक है, हारोसनेस भी उसको हम कहते हैं। तो इस तरह के कंडीशंस वहाँ पे जनरेट होने लग जाती है, जैसे शोर थ्रोट, पेन, स्वेलिंग, ड्राई कफ, हार्सनेस, मतलब कि आवाज़ का भारीपन। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, आवाज़ का भारीपन आ जाना, ठीक है, भारीपन आवाज़ में आ रहा है समझ आपके। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें। अगर ये चीज़ ठीक नहीं होती है या फिर ये क्रोनिक कंडीशन इसके अंदर आ जाती है, तो इसमें क्या होने लग जाएगा, एफोनिया। कुछ ये मेडिकल टर्म्स हैं, इसके भी हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। एफोनिया, एफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस। आ रहा है समझ में। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये किससे जुड़ी हुई है, हमारे वोकल कॉर्ड से, हमारे वॉइस बॉक्स से जुड़ी हुई है। अगर इसको ये ठीक नहीं होगा, अगर ये क्रोनिक कंडीशन आ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वॉइस, मतलब कि कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, हम बोल नहीं पाएंगे, मतलब इस तरह की कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके देखे। अब हम इस आज की क्लास के लास्ट छोर पर जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम हमारी डेली लाइफ में इजीली देख सकते हैं। और जो चीज़ देखी जा सकती है, वास्तविकता यही है कि वो चीज़ समझने में काफ़ी आसानी होती है, और ऐसी चीज़ों को अपने को बिल्कुल वाकई में पढ़ना चाहिए और अपने को इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, बिकॉज दीज टॉपिक्स, दीज डिजीजेज आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेन वगैरह देख लेंगे, ऑब्जर्वेशन करके क्या ऑब्जर्व करेंगे, स्वेलिंग वगैरह चेक कर लेंगे, एडिमेंटस लैरिंग्स है कि नहीं है ऐसा चेक कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं इसमें। दूसरा हम इसमें क्या करेंगे, साइन सिम्टम्स को देख के हम बता सकते हैं कि क्या कंडीशन है। साइन सिम्टम्स, अगर बोलने में दर्द हो रहा है गले में, तो इस तरह से कुछ साइन सिम्टम्स ऑब्जर्व करके भी हम चेक कर सकते हैं। अगला हम इसके अंदर लेरेंजियोस्कोपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेरेंजोस्कोपी। अब देखिए, लेरेंजो मीन्स लैरिंक्स, स्कोपी मीन्स देखना, और लेरेंजोस्कोप के माध्यम से आपने देखा होगा MIC वगैरह में एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, यूँ इसका हैंडल होता है और यूँ, मतलब जब भी ET ट्यूब वगैरह जब डाली जाती है तो इसमें लाइट होती है और उसको ऐसे गले में डाला जाता है, ये इस तरह से कुछ मुड़ा हुआ होता है, उसको हम लेरेंजोस्कोप कहते हैं। MIC में अगर आपने ड्यूटी किया तो आपको पता होगा, उसके माध्यम से अपन लैरिंग्स को विजुअल कर सकते हैं, लैरिंग्स को देख सकते हैं। इसमें लाइट लगी होती है तो वो क्लियरली विजिबल हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला इसमें क्या करते हैं, हम CBC करवा के देखते हैं। CBC इसमें प्रीफर की जाती है। CBC में हम बार बार आपको बता देते हैं, WBC इसके अंदर इंक्रीज हमको देखने को मिलता है। CBC में कुछ वैल्यूज होती हैं जिनके इंक्रीज होने से इसमें काफ़ी चीज़ें होती है। इसमें हम CRP जो है करा के दे सकते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब चीज़ें इसमें इंक्रीज आती है। तो ब्लड कल्चर में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हमने कई क्लासेस में देखा है, तो हम इसमें मेनली ये CBC लिख सकते हैं। और इन सबको अगर कलेक्टिवली लिखना चाहें तो हम इसमें ब्लड कल्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। क्या थे, फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से। साइन सिम्टम, ये साइन सिम्टम लिखा है मैंने, SS से कंफ्यूज मत होइएगा। साइन सिम्टम, SS मतलब साइन सिम्टम्स। फिर आगे लिखा है मैंने लेरेंजियोस्कोपी, फिर मैंने लिखा है CBC, देन ब्लड कल्चर। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी।
तो ये डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इसके साथ ही कंप्लीट होते हैं। लेरिंजाइटिस हम पढ़ रहे थे, जिसकी डेफिनेशन हमने देखी क्या था, इसकी डेफिनेशन इसमें हमने देखा स्टार्टिंग में। देखिए लेरिंग्स क्या होता है, वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया की एंट्रेंस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके मेन फंक्शन क्या थे, ऑक्सीजन को कैरी करना ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब गैस एक्सचेंज, और ये दूसरा वॉल्व की तरह भी काम करता है। ये देखिए फंक्शन, ये मैंने फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अभी हम। इसके मेनली तीन फंक्शन है इसमें लिखे मैंने, मेन जो है, एक तो गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल, दूसरा वॉल्व की तरह जब खाना खाते हैं तो ये क्या कर देगा, वोकल कॉर्ड्स जो साउंड पाइप है या फिर उसको एयर जो विंड पाइप है उसको बंद कर देता है, और जब खाना नहीं खा रहे होते हैं, श्वास लेते हैं, तो उस टाइम ये फूड पाइप को बंद कर देता है। तो एज ए वॉल्व जो है ये काम करता है। तीसरा मैंने यहाँ लिखा है मेम्ब्रेन। देखिए मैंने यहाँ मेम्ब्रेन लिखा है, इसके जो लेरिंग्स की जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेशन करती है, जिसकी वजह से वॉइस का प्रोडक्शन होता है, और यही वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेरिंजाइटिस कहते हैं। इसके हमने दो टाइप देखे, क्रोनिक और एक्यूट, या एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक मैंने इसके यहाँ पे लिख रखे हैं। इसके बाद में मैंने लिखा है इसके कोज और एटियोलॉजी हमने देखी, इसमें हमने बैक्टीरिया, वायरस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, इन सब के बारे में हमने बात की। फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी, बहुत ही सिंपल पैथोफिजियोलॉजी थी इसकी, कि जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर किया तो उसके बाद में क्या हुआ, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ, उस एंटीबॉडी ने उस एंटीजन के साथ में मिलके क्या रिलीज किया, हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडिन, जिनको हम क्या कहते हैं, केमिकल मेडिएटर्स। इन हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडिन क्या है, ये केमिकल मेडिएटर्स हैं। हिस्टामिन क्या करता है, म्यूकस और परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, तो म्यूकस, और प्रोस्टोग्लैंडिन क्या करेगा, पेन और इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करेगा। तो म्यूकस, पेन और इन्फ्लामेशन ये सब चीज़ें क्या करेगी, हमारी जो वॉइस है या क्लाइंट की जो वॉइस है उसको एबनॉर्मल कर देंगे, और उस कंडीशन को हम लेरिंजाइटिस कह रहे थे। अंतिम में हमने लास्ट में हमने देखा इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि फीवर वगैरह, सोर थ्रोट में हमने देखे। ये देखिए सोर थ्रोट, मैं फीवर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा बहुत ही इन्फ्लामेशन में मेजर साइन सिम्टम भी कह सकते हैं, अपना प्यारा, मतलब जिसका कुछ नहीं उसका फीवर है, ठीक है, तो फीवर लिख सकते हैं इसमें। सोर थ्रोट, फीवर, पैन, स्वेलिंग, ड्राई कफ, हॉर्सनेस, मतलब भारीपन आ जाता है आवाज़ में, एपनिया, मतलब अगर ठीक नहीं हो रहा है तो कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस भी देखने को मिल जाती है। लास्ट में हमने देखा है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, इसमें हमने देखा प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या देखा इसमें, साइन सिम्टम्स, ठीक है, मतलब साइन सिम्टम के माध्यम से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, और हमने इसमें देखा लेरेंजियोस्कोप के माध्यम से, हम इसमें लेरेंजियोस्कोपी करके देख रहे थे, सीबीसी या फिर ब्लड कल्चर भी हमने इसमें लास्ट में देखा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास लेरिंजाइटिस के बारे में, इसमें हमने पढ़ लिया। और कल का जो हमारा क्लास रहेगा, मतलब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा जो भी हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो मैनेजमेंट की क्लास जो है मैं हर बार कहता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो फ्रेंड्स आपकी जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, सजेशन है, वो हमें आप ज़रूर बताएँ। हमारे इस वीडियो को अगर ये वीडियो रियली आपकी हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, आप लाइक कीजिए वीडियो को। ये इस तरह से मैं जो है वो मोटिवेट होता हूँ आपके लाइक से, आपके व्यू से, आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है, और ये एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं कुछ और अच्छा कंटेंट बनाऊं, कुछ और अच्छे से वीडियो बनाऊं, कुछ और फीचर्स इसमें ऐड करूं, लाइक फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ भी जो भी है। तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं भी पढ़ता रहूँगा, आप भी पढ़ते रहिए। फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।